हे एवरीवन, वेलकम टू द लीगल लैम्प चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये जो एक्ट था वो इसलिए पास किया था ताकि हमारे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, अगर वो लोग किसी तरह के करप्शन या कोई ब्राइबरी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस हमारे गवर्नमेंट की जो फंक्शंस में कोई भी माल प्रैक्टिसेस ऐसा चल रहा होगा तो उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए हमने इस एक्ट को स्पेशली इनैक्ट किया था। तो जो इफ़ वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, या अगर हम कहेंगे कि पब्लिक सर्वेंट्स में कौन कौन आते हैं, तो इस एक्ट के सेक्शन 2 के अंडर 12 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, कोई भी पर्सन अगर वो गवर्नमेंट का सर्विस कर रहा होगा और उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक सैलरी मिल रहा होगा और किसके लिए, एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट। और सेकंड पॉइंट कहते हैं, कोई भी पर्सन जो लोकल अथॉरिटी की सर्विस में होगा और उसको पे मिल रहा होगा तो दैट पर्सन विल आल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। एंड थर्ड पॉइंट्स कहते हैं, अगर कोई कॉरपोरेशन जो सेंट्रल या स्टेट के एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया होगा, इंस्टीट्यूट किया होगा, तो उसमें अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट्स कहते हैं, कोई भी जज या कोई भी पर्सन जिनको लॉ ने ऑथोराइज़ किया है, लॉ ने उनको परमिट किया है एक एडजुडिकेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट से कहता है, कोई भी पर्सन जिनको कोर्ट ने अथोराइज़ किया है एक ऐसा काम करने के लिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व हो। और सिक्स पॉइंट ये कहता है, आर्बिट्रेटर्स, जितने भी आर्बिट्रेटर्स, यानी कि आर्बिट्रेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है एक केस या कोई एक ऐसा डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो सेवन्थ पॉइंट्स ये कहता है, कोई भी पर्सन जिन्होंने एक ऐसा ऑफिस होल्ड किया है जिसका काम क्या है, एक इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करना, प्रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना और रिवाइज करना, और साथ में एक इलेक्शन भी कंडक्ट करते हैं, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट के अंडर आएगा। और एट्थ पॉइंट्स ये कहता है, कोई भी पर्सन जिनको ऑथोराइज़ किया है एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने में। एंड 9 पॉइंट्स ये कहता है, कोई भी पर्सन जो एक प्रेसिडेंट होगा या सेक्रेटरी होगा या ऑफिस बियरर होगा किसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो किस काम में एंगेज है, रिलेटेड टू द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बैंकिंग, और उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता होगा, गवर्नमेंट के खुद के अंडर कंट्रोल होगा या किसी गवर्नमेंट की कंपनी के अंडर कंट्रोल में होगा। तो 10 पॉइंट्स कहते हैं, कोई भी पर्सन जो एक मेंबर होगा, चेयरमैन होगा या एम्प्लॉय होगा किसी बोर्ड या कमीशन, जिनका काम किस में होगा, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना और एक सिलेक्शन करना। और 11 पॉइंट्स क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की कोई वाइस चांसलर होगा, प्रोफेसर होगा, रीडर होगा, लेक्चरर होगा, टीचर होगा या एम्प्लॉय होगा, दे विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। एंड द लास्ट पॉइंट्स ये कहता है, कोई भी पर्सन जो एक ऑफिस बियरर होगा या कोई एम्प्लॉय होगा किसी एजुकेशन, साइंटिफिक, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन की, और जिनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सारे लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री में करप्शन की जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ डील करने का जो पहला लॉ आया था वो कौन सा था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इसको इनेक्ट किया था। तो इस ऑर्डिनेंस का नाम है ऑर्डिनेंस नंबर 38 ऑफ 1944। 38 क्यों है, ये इसलिए नाम रखा है 38 क्योंकि 1944 में जितने भी ऑर्डिनेंस पास किया था उनमें से जो 38 नंबर पर था वो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 को पास किया था, इसीलिए इसको ऑर्डिनेंस नंबर 38 ऑफ 1944 का नाम रखा है। एंड इफ़ वी टॉक्ड अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, हमारा जो पहला लॉ जो करप्शन और ब्राइबरी के साथ डील करते थे वो कौन सा था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। और बाकी लॉज भी थे जो इस करप्शन के साथ डील करते थे, वो कौन सा था, आईपीसी के सेक्शन 161 टू 164, 165 टू 165A, जो अभी ये रिपील्ड हो चुका है, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ प्रोविजंस दिया था, और क्रिमिनल लॉ एक्ट 1952, इन सारे लॉज में भी एक प्रोविजंस दिया गया है टू कर्ब द मीनेंस ऑफ द करप्शन। तो ये जितने भी लॉस में जो प्रोविजंस दिया है रिलेटेड टू द करप्शन,
These laws were these provisions were not sufficient to curb the menace of corruption problem in India. यानी कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उससे 2 साल पहले 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद करप्शन का जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये जितने भी लॉ बाकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो सफिशिएंट नहीं था। तो इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को पास किया था। तो ये एक्ट जो था वो रिप्लेस करते हैं एक्ट ऑफ 1947, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने पहला लेजिस्लेशन बनाया था रिलेटेड टू द करप्शन। उस एक्ट को रिप्लेस करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आया। ये जो 1988 वाला एक्ट आया था वो एक सिंगल एक्ट था जिसमें सब प्रोविजंस, करप्शन के रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो सारा इसी लॉ में एक सिंगल एक्ट में कंटेन किया था। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 था वो संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनेक्ट किया था। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने संतनम बोल के एक पर्सन को अपॉइंट किया था इस कमेटी को प्रिजाइड करने के लिए। और अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से तो वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 बोल के एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिसको अप्रूव किया था यूएन जनरल असेंबली ने 2003 में। और इसको ये फोर्स में कब आई थी 14 दिसंबर 2005। और ये जो कन्वेंशन था वो ऐसा एंटी करप्शन लीगल इंस्ट्रूमेंट था, पहला एंटी करप्शन लीगल इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक बाइंडिंग रूल्स, जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ ने साइन किया है इस कन्वेंशन को, उन पर एक बाइंडिंग रूल्स इसमें इस्टेब्लिश किया था। और इंडिया ने इसको कब रेटिफाइड किया था 2011 में। एंड इफ़ वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें 31 सेक्शंस है। ये फोर्स में कब आई थी 9 सितंबर 1988। और ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले जो था जे.एन.के को एक्सक्लूड करता था क्योंकि जे.एन.के में एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी कि 370 हटाने के बाद इस एक्ट को जे.एन.के में भी एप्लीकेबल किया था। तो इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उन सारे केसेस को ट्राई करने के लिए जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल हैं। और स्पेशल जज यहाँ पे कौन होते हैं? जो सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज, और जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, उनको हम ऐसा स्पेशल जज इस एक्ट के अंदर अपॉइंट करते हैं टू ट्राई द केसेस विच आर पनिशेबल अंडर दिस लॉ। सो स्पेशल जज जो है वो सारे केसेस को ट्राई करेंगे जो इस एक्ट के अंदर, एक तो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है और एक तो उनकी जुरिसडिक्शन में आता है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है उस एरिया की जुरिसडिक्शन के अंडर आना चाहिए। अगर उस एरिया में एक से ज़्यादा स्पेशल जज को अपॉइंट किया है तो जो कौन सा जज इस केस को ट्राई करेगा वो गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करेगी ये वाला स्पेशल जज जो है इस केस को ट्राई करेगा। और स्पेशल जज जो है वो सारे ऑफेंस को भी ट्राई कर सकते हैं जो बाकी लॉस में भी पनिशेबल है। और जो स्पेशल जज जो है वो डे टू डे बेसिस पर केस को सुने। और साथ में ये बोला है कि स्पेशल जज जो है वो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा और एक्यूज़ को पार्डन भी ग्रांट करेगा इन केस अगर उनको लगता है कि वो पर्सन किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है या उसको कोई भी ऐसा चीज़ पता है जो उसकी नॉलेज में है ऑफेंस के रिलेटेड, तो उस पर्सन को पार्डन भी ग्रांट कर सकते हैं। वारंट केस ट्राई करने के साथ साथ एक समरी ट्रायल का भी केसेस ट्राई करेगा कौन? स्पेशल जज। और वो जो स्पेशल जज जो है समरी ट्रायल में सेंटेंस पास नहीं कर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा। समरी ट्रायल वो होते हैं जहाँ पे केसेस को एकदम से रैपिडली डिस्पोज करते हैं और इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर फॉलो होते हैं। यानी कि यूजुअली इसमें स्मॉल केसेस जो है वो इसमें लेते हैं समरी ट्रायल में। और जो वारंट केसेस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पेशल जज को कि वो समरी ट्रायल करे या फिर वारंट केस ट्रायल करे। और अगर प्रोसीडिंग्स के समरी ट्रायल के प्रोसीडिंग्स के बीच में अगर स्पेशल जज को लगता है कि इस ऑफेंस के लिए
1 साल से ज़्यादा भी पनिशमेंट दे सकते हैं, तो उस केस में स्पेशल जज जो है वो अगेन विटनेस का री एग्जामाइन करेंगे, केसेस को फिर से सुनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल ऑफ वारंट केस। और साथ में ये भी बोला है, अगर कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर स्पेशल जज ने पास किया होगा जो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा और फाइन 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो उस केस में अपील जो है वो लाई नहीं करेगा। सिर्फ अपील उस केसेस में जाएगा जहाँ पे पनिशमेंट जो अबव मेंशन पीरियड 1 मंथ और जो फाइन एक्सीडिंग टू फाइन 2000 रुपीज़ से अगर वो एक्सीड करते हैं, तब उसमें उन सारे केसेस में अपील फाइल होगा।